नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल और मोदी के आमने सामने की, नीतीश कैबिनेट के बड़े फैसले की, महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार को लगे जोरदार झटके की, वरुण गांधी के तेवरों से परेशानी में आई बीजेपी की। साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे बच्चे की पिटाई पर सख्त हुए सुप्रीम कोर्ट की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एनडीए में जाने के सवाल पर नीतीश कुमार बोले, फालतू बात मेरी दिलचस्पी नहीं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, नाक भी रगड़ लें तो भी नहीं होगी एंट्री। लोकसभा चुनाव से पहले तेज हुई जाट आरक्षण की मांग, मेरठ में गरजे नरेश टिकैत, कहा जाट आरक्षण के लिए अब होगी आर पार की लड़ाई। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने की जातिगत जनगणना की मांग, महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा ठग्गू के लड्डू बीजेपी की टैगलाइन। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 15 अंकों की बढ़त के साथ 66,024 पर हुआ बंद, निफ्टी बिना नुकसान के 19,675 अंकों पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश का सियासी पारा अपने उफान पर है। आज पीएम मोदी और राहुल गांधी ने एक दूसरे पर जमकर शब्दों के तीर छोड़े। भोपाल में पीएम मोदी कांग्रेस पर बरसे तो राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला। तो कैसे पीएम मोदी को राहुल गांधी ने दिया करारा जवाब, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 की जंग पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच होने वाली है, जिसका संकेत आज भोपाल रैली में पीएम मोदी ने तो उधर छत्तीसगढ़ की रैली में राहुल गांधी ने दे दिया है। राहुल गांधी जिस अंदाज में बीजेपी और पीएम मोदी पर आक्रामक हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में जुबानी जंग और तेज होने वाली है। राहुल गांधी ने आज बिलासपुर में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की। राहुल गांधी ने कहा कि देश में 2 रिमोट कंट्रोल हैं। कांग्रेस कैमरे के सामने रिमोट कंट्रोल दबाती है, जबकि बीजेपी छुप छुप कर रिमोट दबाती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते हैं तो अडानी को मुंबई एयरपोर्ट, रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। हम बटन दबाते हैं तो किसानों को खाते में पैसा मिलता है, अंग्रेजी स्कूल खुलते हैं। बीजेपी बटन दबाती है तो पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाते हैं, आपका जल, जंगल और जमीन अडानी के हवाले हो जाता है। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ओबीसी, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। कांग्रेस चुनाव के बाद सत्ता में आई तो वो जातीय जनगणना जरूर कराएगी। राहुल गांधी के इस वार से बीजेपी बेहाल है। वहीं भोपाल पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। जब मोदी गारंटी देता है तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है। कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता ही नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक कंपनी बन गई है। नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। ये ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की चल रही है। पीएम मोदी के इस बयान से साफ है कि राहुल की लोकप्रियता और कांग्रेस की बढ़ती ताकत से पीएम मोदी भी घबरा गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वह कैसे कांग्रेस और राहुल की रफ्तार पर ब्रेक लगाएं। वहीं राहुल गांधी को पूरा भरोसा है कि 5 में से 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। शायद राहुल के इस विश्वास से पीएम मोदी डर गए हैं। राहुल गांधी की इस ललकार से बीजेपी परेशान है। वहीं बिहार में सीएम नीतीश की रणनीति से भी बीजेपी परेशान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लगी। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 9 प्रस्तावों को मंजूर किया गया है। और क्या कुछ खास रहा बैठक में, देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ किया है कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने जा रहा है। दरअसल ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि लगातार 1 साल से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जब से नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ हाथ मिलाकर बिहार में एनडीए से अलग होकर सरकार बनाई है, कांग्रेस की तरफ से 2 सीटों की डिमांड लंबे वक्त से की जा रही है। मगर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। इसी के साथ साफ हो गया है कि कैबिनेट में अभी कांग्रेस की नई एंट्री नहीं होने वाली है। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनेट की 6 दिन के अंदर ये दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें कुल 9 एजेंडों पर मोहर लगी है। बिहार सरकार ने मरीजों को बड़ी राहत दी है। पटना के IGIMS में मुफ्त दवाई और इलाज होगा। इतना ही नहीं, बिहार सरकार ने जांच भी मुफ्त कर दी है।
सिर्फ रजिस्ट्रेशन, डिलकस रूम और प्राइवेट वार्ड में रहने का चार्ज लगेगा। महागठबंधन सरकार के मुफ्त इलाज के एजेंडे की तरह ये स्वीकृति दी गई है। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के वोट बैंक को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को रोजगार देने के लिए सीएम अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की है। वहीं कांग्रेस को कैबिनेट में शामिल करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है। खबरों की माने तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही नीतीश कांग्रेस को कैबिनेट में शामिल करने को लेकर फैसला लेंगे। नीतीश के हर दांव से बिहार में बीजेपी को झटके लग रहे हैं। झटका तो आज महाराष्ट्र में अजीत पवार को भी लगा है। एनसीपी नेता अजीत पवार को अपने चाचा शरद पवार से बगावत करना महंगा पड़ने वाला है। शरद पवार गुट के नेताओं को अपने खेमे में करने में जुटे अजीत पवार को एकनाथ खड़से ने अंगूठा दिखा दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के साथ ही एनसीपी का सियासी ड्रामा भी जारी है। एक तरफ शिवसेना के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर अयोग्य घोषित करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से ने बड़ा दावा किया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के एक वफादार ने उनसे संपर्क किया था और उनसे गुट में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अजीत पवार की ओर से राकपा एमएलसी अमोल मिटकरी का फोन आया था और उन्होंने मुझसे उनके गुट का साथ देने को कहा था। मैंने उनसे साफ कह दिया कि मैं शरद पवार के प्रति वफादार हूं और उन्हें नहीं छोड़ूंगा। बता दें कि पूर्व मंत्री खड़से ने 2020 में लगभग 40 साल पुराने संबंध को खत्म करते हुए बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। वहीं एनसीपी में शामिल होने के बाद वो महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए चुने गए। वहीं खड़से के इस बयान के बाद गिरीश महाजन ने खड़से पर तंज कसते हुए कहा कि पता चला है कि खड़से अजीत पवार के पक्ष में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी उन्हें सलाह है कि वो शरद पवार को न छोड़े, उन्हें वरिष्ठ पवार के साथ रहना चाहिए। बता दें कि चाचा भतीजे की तरफ से ये कई बार कहा गया है कि दोनों गुट में विभाजन नहीं हुआ है और वो ही असली एनसीपी है। एकनाथ खड़से के इस जवाब ने बता दिया है कि वो शरद पवार की ताकत बने रहेंगे। वहीं वरुण गांधी लगातार योगी सरकार की ताकत को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो कैसे वरुण गांधी बन गए हैं बीजेपी के लिए बड़ा खतरा, देखते हैं ये रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक महिला मरीज की जान जाने का हवाला देते हुए अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस अस्थायी रूप से रद्द कर दिया। अस्पताल के ऊपर हुई इस कार्रवाई से कांग्रेस ने योगी सरकार को घेर लिया था। खुद बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र लिखकर अस्पताल को फिर से चालू करने का अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन अभी तक अस्पताल शुरू नहीं हुआ है, जिसके बाद वरुण ने अपने तेवर सख्त करते हुए साफ कह दिया कि एक व्यक्ति के अपराध के लिए पूरे संस्थान को आप बंद नहीं कर सकते। वरुण गांधी ने कहा कि वो अस्पताल पिता के नाम पर है। मेरी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी द्वारा स्थापित संस्था है जिससे मेरा भावनात्मक लगाव है और एक व्यक्ति के अपराध के लिए पूरे संस्थान को आप बंद नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि पिता के नाम पर बने अमेठी के संजय गांधी अस्पताल से वो भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, लेकिन इसका न्याय के लिए निष्पक्ष जांच की उनकी मांग से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा करने वाली संस्था बनाने में पीढ़ियां लग जाती हैं। एक तरफ यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक पहले ही साफ कर चुके हैं कि फैसला सख्त भले ही हो लेकिन ये सही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अस्पताल के ऊपर की गई कार्रवाई को पूरी तरह अवैध बता रही है। वरुण गांधी के ये तेवर बीजेपी को मुश्किलों में डाल रहे हैं। मुश्किल में तो हरियाणा की बीजेपी सरकार भी है। आज महागठबंधन ने एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी। हरियाणा के कैथल में ताऊ देवीलाल की 110वीं जयंती पर बड़ी रैली का आयोजन हुआ। इस आयोजन पर विपक्षी महाजुटान का दावा किया गया। हरियाणा से विपक्षी एकजुटता का संदेश देने के लिए INLD ने करीब 15 विपक्षी पार्टियों को निमंत्रण भेजा था। तो कौन कौन हुआ रैली में शामिल, देखते हैं ये रिपोर्ट। हरियाणा के कैथल में चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती पर इनेलो की तरफ से सम्मान रैली का आयोजन किया गया। इस रैली के लिए कांग्रेस को भी न्योता दिया गया था। इसके बाद भी कांग्रेस ने इस रैली से दूरी बनाकर रखी, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं पहुंचे। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन रैली में शरीक हुए और बोले कि बीजेपी को हराने के लिए बड़े दलों को अहंकार छोड़ना होगा। तो वहीं उन्होंने मोदी सरकार पर भी महिला आरक्षण बिल को लेकर निशाना साधा और कहा कि महिला आरक्षण बिल मोदी का जुमला है और नया संसद भवन होटल है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस की दूरी पर अपनी बात रखी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्ष अकेले नहीं लड़ सकता है, हम तभी जीतेंगे जब हम साथ लड़ेंगे। कांग्रेस समेत सभी दलों से कहना चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर ही कामयाब हो सकते हैं।
गौरतलब है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो से गठबंधन के खिलाफ हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस हुड्डा की नाराजगी को देखते हुए ही इनेलो की रैली में शामिल नहीं हुई। तो वहीं आपको बता दें कि इस रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, एनसीपी के शरद पवार, पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी और तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेता भी नहीं पहुंचे। हालांकि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह भी रैली में मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस सम्मान रैली में शामिल होने के लिए इनेलो नेता अभय चौटाला खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता देने गए थे। बावजूद इसके कांग्रेस इस रैली में शामिल नहीं हुई। हरियाणा में इस बार विपक्षी गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है। चुनौती तो गुजरात में होते पुल हादसे भी बन रहे हैं। कोई टूटे हुए पुल पर लटक रहा था तो कोई पानी में हाथ पैर मार रहा था, कोई बचे हुए पुल के हिस्से तक पहुंचने की कोशिश में लगा था। गुजरात के मोरबी में लोगों ने जो मंजर देखा था वो परेशान करने वाला था। हम बात कर रहे हैं गुजरात के मोरबी शहर में हुए पुल हादसे की। उस हादसे को 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन लगता है कि अभी तक राज्य ने हादसे से कोई सबक नहीं सीखा है और शायद यही वजह है कि राज्य में एक और पुल हादसे ने सबको हैरान कर दिया है। गुजरात में टूटते पुल की तस्वीरों ने हर किसी को हिला दिया है। सवाल यह है कि इस पुल के टूटने का असली जिम्मेदार कौन है? क्या भ्रष्टाचार, लापरवाही और लालच के कारण पुल पानी में बह गया? सवाल कई हैं, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दरअसल सुरेंद्र नगर में अचानक एक मेन पुल टूट गया। इस पुल के टूटने के बाद का वीडियो भी सामने आया है। खबर है कि वडवान तालुका के वसादी और चुडा गाँव को जोड़ने वाला मुख्य पुल टूटा है। पुल जैसे ही टूटकर गिरा तो आसपास चीख पुकार मच गई। खबर लगते ही स्थानीय लोगों और गांव के सरपंच घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का काम शुरू किया। बताया जा रहा है कि ये पुल तब ढहा जब इस पुल के ऊपर से एक डंपर समेत 2 बाइक गुजर रही थी। अचानक पुल ढहने से करीब 10 लोग फंस गए, जिसमें से 6 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और जो इस हादसे में घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस से वडगांव विधायक जिग्नेश मेवानी ने सोशल मीडिया एक्स पर राज्य बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है, गुजरात में पुल का टूटना अब एक आम खबर है, क्योंकि यहाँ पर पुल और रोड टूटते रहते हैं। ये सभी भ्रष्टाचार का बोझ नहीं सह पाने से गिरते हैं। तो वहीं कांग्रेस विधायक ने एक और बीजेपी राज में विकास की तस्वीर को जनता तक पहुंचाया है। दरअसल जिग्नेश मेवानी ने एक और वीडियो ट्वीट किया और कैप्शन में लिखा है, संभल कर चलें, आगे विकास है। वीडियो में एक सड़क को दिखाया गया है। सड़क की जर्जर हालत की वजह से गाड़ियां बिल्कुल किनारे से जाती हुई दिखाई दे रही हैं। गौरतलब है कि राज्य में बार बार पुल हादसे हो रहे हैं और जब भी कोई नई घटना होती है तो सरकार की तरफ से कहा जाता है, हमने नई समिति बनाई है ताकि इस तरह के हादसों पर अंकुश लग सके और दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो। लेकिन सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है, ये इस पुल हादसे से सामने आ रही है। गुजरात के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कांग्रेस ने अर्बन नक्सल को आउटसोर्स कर लिया है, ऐसा कहना है पीएम मोदी का। जो उनका साथ नहीं देता है उसको उन्होंने नया नाम दे दिया है। इस तरह से तो देश का एक बड़ा हिस्सा जनाब अर्बन नक्सल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात, बच्चे की पिटाई पर सख्त हुए सुप्रीम कोर्ट के। स्कूल में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जितनी स्कूल प्रशासन की है उतनी ही सरकार की भी है, लेकिन योगी सरकार के राज में तो मासूमों के साथ बदसलूकी की जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन से लेकर योगी सरकार को फटकार लगाई है, साथ ही कई सवाल भी दागे हैं। स्कूल में माता पिता अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि उनका बच्चा स्कूल में सुरक्षित रहेगा, लेकिन अक्सर ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जहां बच्चों को स्कूल में तकलीफ पहुंचाई जाती है और इसे लेकर पेरेंट्स टेंशन में रहते हैं। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था,
जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने बच्चे के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो वायरल होने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वीडियो से साफ है कि स्कूल में शिक्षक बच्चे के धर्म के बारे में टिप्पणी कर बाकी बच्चों को उसकी पिटाई करने के लिए बोल रहे हैं। ये कैसी पढ़ाई हो रही है? हमारी चिंता बच्चों को मिलने वाली शिक्षा को लेकर है। कोर्ट ने यूपी पुलिस की जांच और एफआईआर दर्ज करने में देरी पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा, पुलिस के लचर रवैये को देखते हुए हम चाहते हैं कि जांच की निगरानी कोई सीनियर आईपीएस अफसर करें। राज्य सरकार 1 हफ्ते में अधिकारी को मनोनीत कर कोर्ट को रिपोर्ट दे। अब अधिकारी ही तय करेंगे कि याचिकाकर्ता की मांग के मुताबिक एफआईआर में 153A जैसी धारा जोड़ने की जरूरत है या नहीं। कोर्ट ने पीड़ित बच्चे के साथ साथ पिटाई करने वाले बच्चों की काउंसलिंग कराने का भी निर्देश दिया। साथ ही यूपी सरकार से कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि पीड़ित बच्चे अच्छे से शिक्षा हासिल कर सकें। दरअसल ये मामला खुब्बापुर गांव का है। यहाँ प्राइवेट स्कूल की टीचर तृप्ता त्यागी ने एक बच्चे को दूसरे बच्चे को पीटने के लिए कहा। बच्चे की गलती बस इतनी थी कि उसने पहाड़ा याद नहीं किया था। इसी बात पर टीचर को इतना गुस्सा आया कि बच्चे को बुरी तरह पिटवाया। इसी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।